रात के समय शारदा धीरे से अलमारी खोलती है। एक तरफ साड़ियां लटकी होती हैं और दूसरी तरफ बोल्ड ड्रेसेस, परफ्यूम, हील्स, लिपस्टिक और क्लच। सब कुछ बिल्कुल संभाल कर रखा होता है। पूरा दिन लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं कि कितनी संस्कारी औरत है। रात को जब मैं अपने आप को देखती हूँ, तब कहती हूँ कि तू अभी भी जिंदा है शारदा। फिर वो साड़ी उतारती है और एक बोल्ड ड्रेस पहन लेती है, बाल खुले रखती है और उसका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है, जैसे सारी थकान उतर गई हो। लोग समझते हैं कि उम्र के साथ ख्वाहिशें खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक उम्र के बाद ही आदमी अपनी ख्वाहिशों को पहचान पाता है, क्योंकि सारी जिंदगी तो हम खुद को छोड़कर बस दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, दूसरों के लिए जीते रहते हैं। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। लेट हो रहा है, आज क्लब में स्पेशल नाइट है और मुझे तो सिर्फ तुम्हारी एंट्री का वेट है। तुम लोग तो जवान हो, पर पेशेंस बिल्कुल नहीं है। पेशेंस सिर्फ भगवान के लिए होता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बस जुनून है। चुप रहो, पागल कहीं के। जल्दी आओ ना बेबी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर शारदा तैयार होकर क्लब पहुंच जाती है। सच बोलूं, तुम जब ऐसे चलती हो ना, तो आधी लड़कियां तो अपनी एज भूल ही जाती है और आधे लड़के अपनी लिमिट भूल जाते हैं। बाय द वे, तुम आज बहुत ही हॉट लग रही हो बेबी। मन तो करता है कि तुम्हें अभी एक जादू की झप्पी दे दूं और एक प्यारी सी पप्पी भी। चुप रहो, यहाँ ना जाने कितने सारे लोग मौजूद थे। हाँ बाबा, इसीलिए तो खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ ना। शारदा कबीर के साथ नाचने लगती है और वो खूब एंजॉय करती है। दरअसल कबीर उसका बॉयफ्रेंड होता है और वो उसकी शुगर मॉमी। लगता है ये गाना मुझे ही देखकर लिखा गया था। क्यों, सच कहा ना मैंने? हाँ बेबी, शायद तुम सही कह रही हो। बिना किसी शर्म और झिझक के शारदा जी भरकर नाचती रहती है और ये देखकर कबीर को भी बहुत खुशी मिलती है। तुम 60 की होकर भी 25 की लगती हो बेबी। और तुम 25 की होकर भी कभी कभी 60 जैसे समझदार लगते हो कबीर। दुनिया तुम्हारे और मेरे रिश्ते को भले ही शुगर मॉमी और बॉयफ्रेंड का रिश्ता समझे, पर उससे पहले तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जिसने मुझे इतना प्यार दिया है। मेरी उम्र और मेरा शरीर नहीं देखा, बल्कि मेरे मन को देखा। लव यू मेरी जान। लव यू टू माय बेबी। तभी शारदा की नजर अचानक से बार एरिया पर जाती है, जहाँ पर वो अमन और उसके दोस्तों को देख लेती है और उन्हें देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अरे नहीं, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कौन कौन है यहाँ पर? मेरा बेटा अमन। वो देखो। रिलैक्स बेबी, आज क्राउड बहुत ज्यादा है, तो कोई भी तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। नहीं कबीर, मैं जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन बेबी, अभी अभी तो हम आए हैं। एक काम करो, तुम वहां दूसरी तरफ चली जाओ। ये क्लब बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा। नहीं कबीर, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे कोई रिस्क नहीं उठाना। चलो यहाँ से। जैसे तैसे शारदा अमन की नजर से बचकर उस क्लब से बाहर निकल जाती है। फिर एक सुबह जब रिया रसोई में काम कर रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। खोलने पर वहां पर एक डिलीवरी बॉय मौजूद होता है। शारदा कुमार के नाम पार्सल है। शारदा कुमार के नाम पर? ये क्या, माँ जी ने कुछ ऑर्डर भी किया है? लेकिन माँ जी तो कभी भी ऑर्डर ही नहीं करती। फिर अचानक से आज ही पार्सल उनके नाम से कैसे आ गया? मैडम, प्लीज यहाँ पर साइन कीजिए। ठीक है, लाइए। रिया वो पार्सल ले लेती है और जब वो बॉक्स खोलती है, तो उसमें एक बोल्ड और शॉर्ट ड्रेस होती है और ये देखकर रिया एकदम हैरान हो जाती है। माँ जी, और ये कपड़े? पता नहीं ये सारे कपड़े कैसे पहनती है। कहीं कमला आंटी ने कही गई वो सैटिन वाली नाइटी की बात सच तो नहीं? उतने में वहां पर शारदा आ जाती है। अरे, आ गया मेरा पार्सल। मैंने ही मंगवाए है रिया, आपके लिए।
लेकिन आप ये सारे कपड़े कब से खरीदने लगी माँ जी? आप तो सूती साड़ियाँ पहनती हो ना? फिर ये सब कैसे? मुझे गलत मत समझिए। इस उम्र में ये सारे ड्रेसेस भी आप पहन सकती हो और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी माँ जी। ओफो रिया, ये कपड़े मैंने मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। क्या? मेरे लिए? हाँ बेटा, अब तुम इतनी सिंपल तरह से रहती हो तो कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा भारी बन रही हो। पर माँ जी, ये साइज और स्टाइल। अरे बेटा, मैं सास हूँ, कोई टेलर नहीं, पर अंदाजा आ जाता है मुझे। अच्छा। शारदा की बातों से रिया चुप तो हो जाती है, पर उसके मन में शक जाग जाता है। मुझे अब तक माँ जी पर जो शक था वो आना बन चुका था, लेकिन अब ये ड्रेस देखने के बाद मेरा शक फिर से जाग चुका है। क्या वाकई में माँ जी ने ये सब मेरे लिए मंगवाए हैं या फिर खुद के लिए? फिर रात के समय मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अमन। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कभी सीक्रेट रूम, कभी वो नाइटी की शॉपिंग, और आज तो छोटे ड्रेस की डिलीवरी। मैं समझ सकता हूँ रिया, लेकिन मैं इतने लंबे सालों से रह रहा हूँ, इसलिए मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। और तुम कमला आंटी की बातों में पूरी तरह आ चुकी हो। हाँ अमन, वो बात तो है, एंड आई एम रियली सॉरी। लेकिन मेरे मन में बस थोड़ी बहुत चीजें चल रही थी, इसीलिए मैंने वो तुमसे शेयर कर दी। प्लीज मुझे जज मत करना। अरे नहीं बाबा, और तुम टेंशन मत लो। जैसे वो मेरी माँ है, वैसे ही तुम भी मेरी बीवी हो। मुझे तुम्हारी बातों से कुछ भी बुरा नहीं लगा। ह्यूमन नेचर है, तो डाउट वगैरह आएंगे ही ना। लेकिन बस इतना ध्यान में रखो कि तुम्हें लोगों की बातों में आकर अपनों पर शक नहीं करना है, क्योंकि तुम लोगों के साथ नहीं रहती, अपनों के साथ रहती हो। हाँ अमन, सही कह रहे हो तुम। दिन गुजरते जाते हैं और शारदा कबीर के साथ रिलेशनशिप में रहकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही एक रोज जब कबीर का जन्मदिन होता है, तभी शारदा उसके लिए एक बड़े से रिसोर्ट में प्राइवेट सेलिब्रेशन रखती है और वो उसे ढेरों महंगे तोहफे भी देती है। वाओ बेबी, कितनी सुंदर तरीके से सजाया है ये सब। थैंक्स कबीर। ये तो सारे ब्रांडेड तोहफे हैं, लेकिन ये सब तुमने मुझे क्यों दिए? मैंने तो तुम्हें हमेशा से कहा है ना कि मुझे ये महंगे तोहफे मत दिया करो। ये सब देकर तुम मुझे हमेशा स्पॉइल करती रहती हो। हाँ तो हो जाओ ना, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो जान। तो तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? उतने में शारदा का फोन बजता है। ओ नो, घर से फोन आ रहा है और ये फोन तो रिया का है। तो उठाओ ना, और जो बताना है बता दो, वरना खामोखा वो परेशान हो जाएगी। हाँ, हाँ बोलो ना रिया बेटा। तो माँ जी, कैसी चल रही है आपकी धार्मिक यात्रा? कहाँ तक पहुंचे आप लोग? बस बेटा, अभी थोड़ी ही देर में मैं आश्रम पहुंच जाऊंगी। फिर वहां पर 2 दिनों तक रहूंगी, वो भी बिना फोन के। ठीक है माँ जी, ध्यान रखना अपना। मिस यू। मिस यू टू बेटा। तुम भी अपना और अमन का ध्यान रखना, और मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ यहाँ मेरी बाकी की सहेलियां भी हैं, तो वो मेरा ख्याल रख सकती है। ठीक है माँ जी। ये भगवान, मुझे माफ करना। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसी जिंदगी है ये। काश में खुली सांस लेकर, बिना किसी डर या झिझक के तुम्हारे साथ दुनिया के सामने घूम फिर पाती। कोई बात नहीं बेबी, इस दुनिया का क्या करना है? हम अपनी दुनिया में खुश तो रहते हैं ना, तो वही काफी है। अब चलो केक कट करते हैं। फिर शारदा और कबीर दोनों मिलकर केक कट करते हैं, जिसके बाद 2 दिनों तक वो उसके साथ अच्छा समय बिताती है। फिर बाद में जब शारदा अपने घर आ जाती है, तभी उसकी बैग में गलती से कबीर का शर्ट आ चुका होता है और उसे रिया देख लेती है। ये देखिए माँ जी, मैं आपकी बैग से कपड़े निकाल रही थी, पर मुझे ये शर्ट मिल गया। लेकिन ये शर्ट तो एक लड़के का है। अरे, ये शर्ट मेरी बैग में कैसे आ गया?
यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ माँ जी। उस आश्रम में तो आप और आपकी सहेलियां गई थी ना? हाँ बेटा, शायद से किसी और का शर्ट मेरे बैग में आ गया। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी? वो तो मुझे भी नहीं पता बेटा। हमारे बगल के कमरे में 3 लड़के थे। शायद ये उन तीनों में से ही किसी एक का शर्ट हो। लेकिन माँ जी, उनके कमरे से ये शर्ट आपके पास कैसे आ गया? वो भी आपके बैग में? क्योंकि सबने एक ही जगह पर कपड़े सुखाए थे, तो शायद अपने कपड़ों के साथ साथ मैंने उनके कपड़ों में से ये शर्ट भी ले लिया और बिना देखे हड़बड़ी में इसे अपने बैग में पैक कर दिया। मैं भी ना, पता नहीं क्या कर देती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, हो जाता है कभी कभी। वैसे आप कौन से आश्रम में गई थी? मैंने तो आपको नाम भी नहीं पूछा वहां का। मनमोहन गांधी आश्रम। अच्छा, फिर बाद में जब रिया उस आश्रम के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, तभी ये क्या, ये आश्रम तो पिछले 3 सालों से बंद है। फिर माँ जी ने अमन और मुझसे झूठ क्यों कहा? आखिरकार माँ जी के बैग में वो शर्ट किसका था? और अगर ये आश्रम बंद हो चुका है, तो फिर माँ जी कहाँ पर गई थी? वो भी पूरे 2 दिनों के लिए। फिर ऐसे ही एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता, तभी रिया मौके का फायदा उठाते हुए उस बंद कमरे के पास जाती है। मुझे माफ करना भगवान जी, लेकिन अब मेरे मन में हजारों सवाल हैं अपनी सास के अस्तित्व को लेकर। दिल कहता है कि माँ जी सच्ची है, लेकिन दिमाग कहता है कि वह झूठ बोल रही है। इसलिए आज मुझे इस बंद कमरे को खोलना ही होगा। मैं जानती हूँ कि ये सरासर गलत है, लेकिन आज मुझे सच पता चल जाएगा कि क्या ये कमरा सच में माँ जी का पूजा कक्ष है या फिर कुछ और है। इसलिए मैंने ये चाबी बनाई है जो इस ताले को सूट होती है। फिर रिया उस कमरे को खोलती है और अंदर जाते ही जो वो देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस कमरे में कबीर के साथ शारदा के फोटोज होते हैं, जो ये साफ साफ दर्शाती है कि शारदा का अफेयर चल रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि माँ जी का ये रूप भी हो सकता है। रिया फौरन अमन को बुलाती है और वो भी ये सब देखकर हैरान रह जाता है। फिर बाद में जब घर पर शारदा आती है, तब सच्चाई जानकर वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। ये सब क्या है माँ जी? आपने हमसे इतना सब क्यों छुपाया? हाँ माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, तो मैं और क्या करती बेटा। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती गई, मुझे अकेलापन खाता गया और इन सब में मैं कबीर से मिली, जिसने मुझे जीना सिखाया, दूसरों से पहले खुद की खुशी को महत्व देना सिखाया। और इसीलिए मैंने ये सब किया। पिछले 2 सालों से मैं कबीर के साथ हूँ और इस रिश्ते में हम दोनों बहुत खुश हैं। उसका तो इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। क्या? हाँ बेटा, कमला सच बोल रही थी। वो सैटिन की नाइटी मैंने ही खरीदी थी। और हाँ, उसने मुझे और कबीर को गाड़ी पर साथ में देखा था। वो पार्सल भी मैंने अपने लिए ही मंगवाया था और डिलीवरी बॉय से मैंने वो शाम में लाने के लिए कहा था, जब घर पर कोई ना हो। पर उस कमबख्त ने वक्त से पहले ही उसे ला दिया, जब घर पर तुम थी। और उस रात में मैं समझ चुकी थी कि तुम्हें मुझ पर शक होने लगा है। इसलिए मैंने थाली लेकर आने का नाटक किया, ताकि तुम्हारा शक बंद हो जाए। एक रोज तो अमन जिस नाइट क्लब में था, उसी रात मैं भी थी वहां पर। जैसे तैसे इसकी नजर से बचकर बाहर से निकली मैं। मुझे माफ कर दो बच्चों। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि अपनी माँ को इस तरह देखकर तुम दोनों को बहुत शर्म आ रही होगी, लेकिन मैं बेशर्म बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी ख्वाहिशें हैं। पति जाने के बाद और एक उम्र होने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। और अपने लिए कब जीऊं मैं? शारदा की ये बातें सुनकर अमन और रिया को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों उससे माफी मांगकर उसे स्वीकार लेते हैं। हाँ माँ, आपको जैसे जीना है आप वैसे जी सकती हो।
हम आपको रोकने वाले कोई नहीं। लव यू माँ। हाँ माँ जी, वी लव यू। शुक्रिया बच्चों, ये कहकर तुमने मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का किया है। और इस तरह अंत में वो सब साथ में खुशी से रहते हैं। सही समय रहते गौरी दादी को पकड़कर साइड में ले लेती है। ये भगवान। दादी, आप ठीक तो हो ना दादी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हो दादी आप? अगर आज आपको कुछ हो जाता तो? थोड़ा देखकर चलना चाहिए ना आपको। माफ कर दे बेटा, मैं धीरे धीरे किसी सोच में चल रही थी, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान दूंगी। जानती हूँ कि हर वक्त कोई मेरे साथ नहीं रह पाएगा, इसीलिए इस उम्र में तो मुझे खुद का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो दादी, वो भी अकेले? वो दरअसल बात ये है कि मैं अपने पोते मोहन के साथ बाहर आई थी। वो देख, वो रहा मेरा चीकू, मेरा मोहन। फिर दादी मोहन को एक्सीडेंट के बारे में सब बता देती है। और तभी वो फौरन 50,000 की गड्डी निकालकर गौरी को दे देता है। ये क्या है? ये है तुम्हारा इनाम, और मेरी दादी की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब जाओ यहाँ से। चलो दादी, बहुत देर हो चुकी है, अब गाड़ी में बैठ जाओ। 1 मिनट साहब, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। मुझे आपके ये पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या मतलब? इंसानियत भी कोई चीज होती है, और आज मैंने जो भी किया है वो इंसानियत के नाते ही किया है, और उसके बदले में मुझे दादी ने दुआ दे दी है। इसीलिए मुझे आपके इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज का इनाम पैसा नहीं होता। कुछ लोगों की तो बस दुआएं ही पैसों से बढ़कर होती हैं। इसीलिए ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। अरे लेकिन, गौरी वहां से चली जाती है। मैंने पहली बार ऐसी गरीब देखी है जो पैसे मिलने के बाद भी लौटा कर चली गई। सिली गर्ल। इतनी गरीब होने के बावजूद भी गौरी में कितना आत्मसम्मान है। और आजकल के जमाने में तो ऐसी लड़की बहुत कम होती है। लेकिन ये क्या, ये गौरी इतनी रात गई इस सिटी हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? और इसके पिता और चाचा क्यों रो रहे हैं? पता लगाने पर दादी को भी समझ आ जाता है कि गौरी और उसका परिवार कितनी चिंता में है। इसीलिए अगली सुबह वो साधना के हाथों पैसे भेजती है। अरे नहीं साधना, इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं और मेरा परिवार कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे। तुम चिंता मत करो साधना, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे लेकिन कैसे होगा? समय बहुत कम है, और मुन्ना भाई और बुंदी भाभी का इलाज जल्द से जल्द करवाना होगा। भगवान ना करे अगर देर होने के कारण उन्हें कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। देखो गौरी, मैं समझती हूँ कि तुम में आत्मसम्मान है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तुम चाहो तो ये पैसे मुझे वापस दे देना, लेकिन अभी के लिए इसे अपनाने से मना मत करो। प्लीज ले लो इसे। ठीक है साधना, मैं इन्हें तुम्हें वापस चुका दूंगी। और इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया, तुम्हारा भी और दादी का भी। कोई बात नहीं गौरी, अब जाओ, जल्दी से ये पैसे जमा कर दो। सही समय पर मुन्ना और बूंदी का इलाज हो जाता है, और अगले 3 दिनों में वो अस्पताल से घर लौट आते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, और अनामिका और शाश्वत मोहन के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। ये देखो शाश्वत, पवन बिरला की बेटी सुनैना। पवन बिरला तो एक टॉप का बिजनेसमैन है, और अगर हमने उसके साथ ये रिश्ता जोड़ दिया तो आगे चलकर हम उसके साथ बिजनेस में टाइप भी कर सकते हैं। अनामिका, सही कहा तुमने। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा अनामिका? ये आजकल की मॉडर्न लड़कियां किसी काम की नहीं होती। अरे इन अमीरों में तो बस 30 या 40% ही लड़कियां अच्छी होती हैं, और बाकियों को तो शादी का मतलब ठीक से पता भी नहीं होता। तो अब क्या करें माँ जी? हमारे मोहन का रिश्ता किसी गांव की गवार लड़की के साथ जोड़ दे क्या? गांव की गवार लड़की नहीं, उसके लिए तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो इस नए जमाने की होने के साथ साथ संस्कारों से भरपूर हो। उसमें वो हर एक गुण हो
जो एक परिवार को साथ में जोड़े रखता है, जिसमें तू असफल रह गई। प्लीज माँ जी, अब आप शुरू मत हो जाइए। अरे मैं अभी तक शुरू हुई ही कहा हूँ। तुम सबने अपने बहुत चला ली, लेकिन चीकू की शादी उसी लड़की के साथ होगी जिससे मैं फाइनल करूंगी। दादी की बातें सुनकर अनामिका को उस पर बहुत गुस्सा आता है। दादी जब जब खिड़की में से गौरी को देखती, तब उसे ही अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखती। फिर एक दिन अचानक से दादी के सीने में बहुत दर्द होने लगता है। फिर डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चलता है कि उन्हें दिल की बीमारी है और वो तो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब इनकी आखिरी ख्वाहिश जो भी हो, प्लीज उसे पूरा कर दीजिए, क्योंकि इनके पास समय बहुत कम बचा है। फिर दादी अपनी आखिरी ख्वाहिश के रूप में मोहन और गौरी की शादी का ऐलान करती है। व्हाट? शादी? और वो भी उस झोपड़ी में रहने वाली गौरी के साथ? ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? वो लड़की तो हमारे घर की नौकरानी बनने के लायक है, लेकिन आप तो उसे हमारे घर की बहुरानी बनाना चाहती हो। हाँ, और यही मेरी आखिरी इच्छा है। शाश्वत बेटा, इसे पूरा कर दे। मैं मेरी ये इच्छा पूरी होते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है माँ, अगर यही आपकी आखिरी इच्छा है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। फिर बाद में, हैव यू गॉन मैड शाश्वत? अरे वो लड़की एक झोपड़ी में रहती है, तो वो हमारे बेटे की बीवी कैसे बन सकती है? अरे तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है, और साथ में तुम्हारा भी। और नहीं तो क्या पापा, मैं उस गरीब फटीचर के साथ कैसे रह पाऊंगा? देखो बेटा, अगर माँ ने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। कोई बात नहीं बेटा, होने दो माँ जी की इच्छा पूरी। लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, तब मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी, वो भी एकदम रिच और क्लासी लड़की के साथ। फिर दादी गौरी का हाथ मांगने उसके घर पहुंच जाती हैं, और वो सुनकर तो गौरी एकदम हैरान रह जाती है। नहीं दादी, मैं ऐसे आदमी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ूंगी जिसे पैसे और घमंड के सिवा कुछ दिखाई भी नहीं देता। उसने तो उस रात आपका हालचाल भी नहीं पूछा, बस मेरे हाथ में पैसे थमा दिए और ले गया आपको साथ में। जानती हूँ बेटा, लेकिन ये फैसला मैंने बहुत ही सोच समझ कर लिया है। देख बेटा, जीवन के ये अंतिम महीने मुझे खुशी के साथ जीने हैं, इसीलिए मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरे पोते के साथ शादी कर ले प्लीज बेटा। पर दादी की विनती के सामने गौरी मजबूर हो जाती है और उसे अपने उसूलों को पीछे छोड़कर दादी की खुशी और उनका मान रखने के लिए मोहन के साथ शादी करनी ही पड़ती है। फिर शादी के बाद पहली सुबह, अरे ये क्या, आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है और मैंने सबके लिए कितना बढ़िया सा खाना बनाया है, लेकिन यहाँ पर तो खाने के लिए कोई भी नहीं है। अरे होगा भी कैसे, तेरे हाथ का खाना खाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? डोंट कॉल मी माँ जी, ओके? लेकिन माँ जी, ये खाना तो मैंने बड़े ही प्यार से बनाया है और बहुत ही मेहनत से सीखा है मैंने अपनी भाभी से, और तभी जाकर इतना अच्छा खाना बनाने लगी हूँ मैं। हाँ, वो बात अलग है कि गैस पर खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वहां पर मौजूद धन्नू काका और वंदना दीदी ने मेरी बहुत मदद की। देखो गौरी, इस घर में नौकर चाकर है, इसलिए प्लीज अपने इतने गरीब घटिया हाथों से खाना मत बनाया करो। और हम सब एक साथ खाना नहीं खाते, हर किसी का खाना खाने का टाइम अलग अलग होता है, इसीलिए सभी लोग मोस्टली ऑफिस में खाना खाते हैं या फिर बाहर किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तभी वहां पर दादी आती है। बकवास बंद करो अनामिका। अरे अगर तुम्हें गौरी के हाथ का खाना नहीं खाना है तो तुम उसे मत खाओ ना, लेकिन मैं तो उसे जरूर खाऊंगी। गौरी बेटा, चल मुझे परोस कर दे खाना। लेकिन माँ जी, दादी और साधना गौरी के हाथ का खाना खाते हैं और ये सब अनामिका देखती ही रह जाती है। फिर रात में, ओ तेरी,
ये क्या? ये गद्दा तुमने नीचे क्यों बिछाया है? हम दोनों तो बेड पर सोएंगे ना। बेवकूफ था मैं, जो कल रात को थकान के कारण तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सो गया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगा और इसीलिए तुम नीचे इस गद्दे पर सोओगी। मैंने तुम्हारे लिए नौकरों से कहकर ये गद्दा बिछाया है। बस करो मोहन, अब ये बेड तुम्हारे साथ साथ मेरा भी है, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इसलिए तुम मुझे इस बेड पर सोने से नहीं रोक सकते। नहीं गौरी, तुम इस बेड पर बिल्कुल नहीं सोओगी। अरे ऐसे कैसे नहीं सोऊंगी? अब तो मैं बेड पर ही सोऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम बेड पर नहीं सोओगी। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तभी वहां पर दादी आती है। गौरी बेड पर ही सोएगी, वो भी तेरे साथ। अरे दादी, आप यहाँ पर? हाँ, और गौरी तेरी बीवी है और तेरी हर एक चीज पर इसका बराबर का हक है। इसीलिए तू भी इसे कुछ भी नहीं कह सकता। बस कीजिए दादी, आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने इस गरीब के साथ शादी तो कर ली, तो अब और क्या क्या करूं मैं? सुकून से सो भी नहीं क्या? क्यों, गौरी को कांटे लगे हैं क्या? अरे ये भी तेरे साथ सो ही रही है ना। बस ये गरीब है, इसलिए तुझे इसके साथ नहीं सोना है। अरे हमेशा से मैंने तुझे यही समझाया है कि अमीर और गरीब होने से पहले हम सब एक इंसान हैं। इसीलिए मैं कुछ भी नहीं जानती। तू अपनी बीवी को पूरा मान और सम्मान देगा, और आज का ये तुम दोनों का पहला और आखिरी झगड़ा होना चाहिए, और इसके बाद तुम्हारे कमरे से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। पर दादी, पर वर कुछ नहीं। अगर इसके बाद मुझे झगड़े के बारे में भनक भी लगी तो देख लेना। चलो अब सो जाओ दोनों। शुभ रात्रि दादी। शुभ रात्रि बेटा। फिर अगली सुबह गौरी जल्दी उठकर आरती गाती है और सभी उसकी प्यारी आवाज सुनकर अपने आप एक हो जाते हैं, और सबको साथ में देखकर दादी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह गौरी, सबको आरती दे दो, फिर उसके बाद प्रसाद भी बांटना। जी दादी। कितना अच्छा लग रहा है ना आज, मानो आज कोई त्योहार ही हो। और गौरी बेटा, अब हर रोज इसी तरह से आरती गाना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ गौरी, बहुत सुरीली आवाज है तुम्हारी। क्या? मेरा मतलब, मैं तो बस ऐसी ही तारीफ कर रहा हूँ। वैसे ठीक ठाक ही गा लेती है, और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। दिन भर स्टाफ होने के बाद भी गौरी घर के सारे कामों में हाथ बटाती है। सबकी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान भी रखती है। सभी उससे कटे कटे से रहते हैं, लेकिन वो किसी के इस रूठे बर्ताव का बुरा नहीं मानती। फिर एक दिन, सच बताना बिटिया, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, सब एकदम ठीक है, पर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना खड़ूस परिवार अचानक से इतना दिलदार कैसे बन सकता है? तू झूठ बोल रही है ना हमसे? सच बता गौरी। देखिए बाबूजी, उन लोगों का स्वभाव रातों रात कैसे बदल जाएगा? और वैसे भी उनकी खटास उनके पास, मैं तो हर चीज में मिठास ही ढूंढती हूँ। एक कान से सुनती हो और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। अगर सबकी बातों की चिंता करती बैठूं, तो मेरा जीना तो दुश्वार ही हो जाएगा ना। सो तो है बेटा, पर फिर भी अगर तुझे वहां पर रहने का मन नहीं हो तो यहाँ पर वापस चली आ। नहीं अम्मा, दादी की ख्वाहिश है कि मैं उस घर की बहू बनूं। मैंने हमेशा उन्हें अपनी दादी के समान माना है, और वो तो अब बस कुछ ही समय रहेगी हमारे साथ। इसीलिए उनकी आखिरी ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगी। किसी की दुआ कब और कहाँ काम आ जाए, कोई पता नहीं सकता माँ। वो बात तो है बिटिया, लेकिन अगर तुझे कभी भी कुछ लगे ना, तो तू सीधे चली आना यहाँ पर। इस झोपड़ी के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। अम्मा बाबूजी, आप दोनों की चिंता में भली भांति समझ सकती हूँ, लेकिन आप दोनों निश्चिंत रहिए। मैं अच्छे अच्छों को ठीक कर सकती हूँ, और देखना, इन अकड़ू अमीरों को मैं एक ना एक दिन लाइन पर लाकर ही रहूंगी। ऐसे ही एक दिन, ओ नो, मेरा ज्वेलरी का सेट मिल ही नहीं रहा।
पूरे 5 लाख रुपए का था। ना जाने कहाँ चला गया। हर जगह ढूंढ लिया मैंने। अरे वही कहीं पर होगा। ठीक से ढूंढना बेटा। नहीं दादी, नहीं है वहां पर। मैंने हर जगह ढूंढ लिया। कमाल है, आज से पहले तो कभी इस घर में एक चीज इधर की उधर भी नहीं हुई। पूरी झोपड़ी में रहने वाली गौरी के आते ही अचानक से 5 लाख रुपए का ज्वेलरी सेट चोरी हो गया। वो ना हो, वो सेट इसी ने चोरी किया होगा। क्या? अनामिका बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना सोचे समझे तो गौरी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? बिना सोचे समझे नहीं माँ जी, सोच समझकर ही इल्जाम लगाया है मैंने इस पर। अब आप ही सोचिए ना, इतने लंबे समय में हमारे घर पर कभी चोरी नहीं हुई है, तो फिर अब अचानक से कैसे हो गई? नहीं माँ जी, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने घर पर सबको ईमानदारी के साथ काम करते हुए देखा है। चोरी करना तो दूर की बात है, लेकिन मैं उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। फिर चाहे मेरे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूंगी माँ जी। माँ, आप बेवजह इस बेचारी को कोस रही हो। मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टाफ मेंबर की तलाशी हो। आपकी नजर में सिर्फ गौरी ही इस घर में नई नई रहने आई है, लेकिन आप उन नए स्टाफ मेंबर को कैसे भूल सकती हो जिन्हें आपने ही हायर किया है पिछले महीने? और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उन नए स्टाफ मेंबर की भी तलाशी हो। ठीक है बेटा, वैसे भी अनामिका के द्वारा हायर किए स्टाफ मेंबर बस दिखने में ही अच्छे हैं, लेकिन वो तो ढंग का कोई काम भी नहीं करते और ना ही किसी के साथ तमीज से पेश आते हैं। ना जाने ऐसे मेंबर ये कहाँ से ढूंढ कर लाती है। मैं कह रही हूं ना आपसे, मेरे द्वारा लाए हुए स्टाफ मेंबर ने चोरी नहीं की होगी। चोरी इसी ने की है। आखिर आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? लेकिन माँ, एक बार तलाशी करने में क्या हर्ज है? फिर नए स्टाफ मेंबर की तलाशी करने पर उन्हें पता चलता है कि वो ज्वेलरी सेट उन्हीं में से किसी एक ने चुराया है। देखा माँ, गौरी ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपने उसे कितना बुरा भला बोला। और नहीं तो क्या। चल अनामिका, गौरी से माफी मांग। क्या? मैंने कहा गौरी से माफी मांग। माफी मांगी माई फुट। मैं इस गरीब फटीचर से माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। अनामिका, तमीज भूल गई है क्या तू? रहने दीजिए दादी, जबरदस्ती में मांगी गई कोई भी चीज अच्छी नहीं होती और मुझे किसी से कोई माफी नहीं चाहिए। फिर अनामिका वहां से चली जाती है। गौरी, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो यार? ये लोग तुम्हें कितना कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम वैसी की वैसी ही रहती हो। किसी बात का तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? नहीं लगता साधना, क्योंकि मेरा मन साफ है। उनके कर्म उनके पास और मेरे कर्म मेरे पास, और एक ना एक दिन मेरे कर्मों का फल मुझे जरूर मिलेगा। इसीलिए लड़ने झगड़ने और रूठने में समय और अपनी ऊर्जा जाया नहीं करनी चाहिए और बस हमें खुश रहना चाहिए। दादी के साथ अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए मैं हर एक पल अच्छे से जीना चाहती हूँ और उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर मेरे अंदर तुम्हारा 1% भी गुण आ जाए ना, तो मेरा जीवन तो सार्थक ही हो जाएगा। सच में गौरी, तुम तो एकदम कमाल की हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है साधना, तुम भी अपने हिसाब से बहुत अच्छी हो और हर कोई एक जैसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हाँ, हर कोई अपने अपने तरीके से कमाल और बेमिसाल होता है। बस अपना मन साफ और कर्म अच्छे होने चाहिए। घर वालों के इतनी बुरी तरह से पेश आने के बावजूद भी गौरी के मन में किसी के लिए भी बुरा भाव बिल्कुल नहीं रहता। एक दिन, ये क्या पापा जी, आप फिर से फोन इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी पिछले 15 मिनटों से। डॉक्टर ने आपको कहा है ना कि आपको लैपटॉप और फोन कम से कम इस्तेमाल करना है, और वो भी थोड़ा दूर से, इतनी पास से नहीं। चलिए, लाइए अपना फोन। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? वापस दो मेरा फोन। ये क्या तरीका है गौरी? पापा को उनका फोन वापस कर दो। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ चैट कर रहा था। मीटिंग डेट्स फिक्स करनी है मुझे। वापस दो मुझे फोन।
अरे कैसे बैठे हो तुम मोहन? इनकी आंखों के डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि पापा जी अगर ज्यादा फोन इस्तेमाल करने लगे तो इनकी आंखों को खतरा हो सकता है। और पापा जी, वो क्लाइंट आपकी सेहत से बढ़कर है क्या? जरा पैसों को छोड़कर जीवन के असली धन के बारे में सोचिए, जो आपकी सेहत और आपका परिवार है। अरे पर अरे क्या परवर, तुझे तो खुद को भाग्यशाली कहना चाहिए जो तुझे गौरी जैसी बहू मिली है, जो तेरा अपने पिता की तरह ध्यान रखती है, तेरी इतनी चिंता कर रही है वो। वरना तुम सबके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी कोई तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरह और निस्वार्थ भाव से पेश नहीं आता। दादी की बात सुनकर शाश्वत और मोहन एकदम चुप हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गौरी और दादी ये तय करती हैं कि वो पूरे परिवार के साथ ट्रिप पर जाएंगी। व्हाट? ट्रिप? नहीं नहीं, मेरा सलून में अपॉइंटमेंट है परसों। वही तो, ये पूरा हफ्ता एकदम पैक है और इस हफ्ते हमारी अब तक की सबसे बड़ी डील फाइनल होने वाली है, इसलिए मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली मोहन और मेरा ऑफिस में मौजूद रहना बहुत जरूरी है, इसलिए इस ट्रिप को कैंसिल कर दो या फिर तुम माँ और साधना तीनों ही चले जाओ। माफ कीजिए पापा जी, लेकिन मैं यहाँ आप सबसे पूछने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो आप सबको ये बताने आई हूँ कि आप सबको ट्रिप पर चलना ही होगा, क्योंकि ये मेरा प्लान है और दादी भी मेरे प्लान से सहमत है। बस करो गौरी, तुम तो सच में बेवकूफ हो। अरे खुद तो दिन भर बस ऐसी ही पड़ी रहती हो घर पर, लेकिन हमें ढेर सारे काम होते हैं बाहर, तो फिर इन सब में तुमने अचानक से ये ट्रिप का प्लान क्यों बना दिया? ऐसा कौन सा काम करती हो माँ जी आप? जरा मुझे भी तो बताइए। वो अरे तुम्हें क्या करना है? और तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? आपकी बहू हूं मैं। खैर, ये ट्रिप मैंने सिर्फ इसीलिए प्लान की है ताकि हम सब आखिरी बार ही सही, लेकिन दादी के साथ अच्छा समय तो बिता पाए। ना जाने किस पल वो हमें छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए हर पल को वो क्या कहते हैं, हाँ, स्पेशल बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपनी व्यस्त जिंदगी को 2 से 3 दिनों तक पीछे छोड़कर दादी की खुशियों की खातिर इस ट्रिप पर चलिए। आप सबको ना चाहकर भी ट्रिप पर जाना ही पड़ता है, लेकिन वहां जाकर उन लोगों को ये एहसास हो जाता है कि एक साथ रहना किसी कमाई से कम नहीं होता। कितना अच्छा लग रहा है ना शाश्वत, हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में से कुछ पल चुरा कर आए हैं हम यहाँ पर एक साथ है, वरना एक घर में रहकर भी हम एक साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। हाँ अनामिका, जब पूरा परिवार एक साथ आता है तो सच में दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है, और इस सुकून के आगे कोई बिजनेस डील या कोई पैसा नजर ही नहीं आता। देखा गौरी बेटा, तेरे एक फैसले के कारण इन दोनों गधों की मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, और इसी कारण तो मैंने तुझे अपने पोता बहू के तौर पर चुना है। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी। ऐसा ही है बेटा, अब तू मान या ना मान, लेकिन यही सच है। फिर एक दिन जब घर में मेहमान आने वाले होते हैं, तभी देखो गौरी, हमारे घर पर बिजनेस फ्रेंड्स आने वाले हैं, इसलिए तुम उनके सामने भूलकर भी मत आना, समझी कि नहीं? लेकिन पापा जी, जितना कहा है उतना ही करो, ज्यादा लेकिन वेकिन मत करो। अरे असली बेशरम तो तुम लोग हो, जो तुम्हें गौरी को उन मेहमानों के सामने लाने में शर्म आ रही है। मुझे कुछ नहीं पता, गौरी उन मेहमानों के सामने जरूर आएगी, वरना वो मेहमान इस घर में कदम ही नहीं रखेंगे। ओ कौर माँ जी, अब ये क्या नई जिद है आपकी? आप जानती हो ना कि गौरी कैसी है। इसके कपड़े, इसका बोलचाल देखकर ही वो लोग समझ जाएंगे कि ये किस घराने से आई है, और मैं अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती हूँ। अरे परिवार की इज्जत तो तू मिट्टी में मिलाती है। अरे तू तो दुनिया की सबसे बेकार बहू है और गौरी सबसे अच्छी बहू। क्यों? खबरदार, जो इसे किसी ने मेहमानों के सामने आने से रोक दिया तो। इतना कहकर दादी वहां से चली जाती हैं। उफ ओ शाश्वत, ये माँ जी को क्या हो गया है?
गौरी गौरी और गौरी। जब देखो तब उसके नाम की ही माला जपती रहती है। डोंट वरी अनामिका, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे गौरी चाहकर भी बाहर मेहमानों के सामने नहीं आ पाएगी। आइडिया, हम उसे कमरे में बंद कर देंगे। और वैसे भी मेरे कमरे से बाहर आवाज बिल्कुल नहीं आती। हाँ बेटा, यही सही रहेगा। हम उसे कमरे में बंद कर देंगे। लेकिन गौरी को कमरे में बंद करने के बावजूद भी वो मेहमानों के सामने आ ही जाती है और वो उन्हें खाना परोसकर उनके साथ बहुत अच्छे से बात करती है। क्या बात है शाश्वत, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम्हारी बहू ने। माइंड ब्लोइंग। वाकई में यार, इतने अमीर घर की बहू होने के बावजूद भी गौरी एकदम डाउन टू अर्थ है। और तो और इसकी बातें भी कितनी मीठी हैं, बिल्कुल इसी की तरह। इसलिए हम ये डील जरूर फाइनल करेंगे। क्यों मिस्टर मल्होत्रा? हाँ हाँ बिल्कुल। गौरी जैसे लोग जिस परिवार में रहते हैं वैसे लोगों के साथ बिजनेस डील करके हमारा अच्छा ही होगा। क्या सच में? थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा। अब तक की बड़ी डील फाइनल होने के बाद सभी गौरी से ठीक से पेश आने लगते हैं। यो, अब सबने मौन व्रत क्यों धारण किया है? जिस गौरी को तुम सब कमरे में बंद करने आए थे, आज उसी गौरी के कारण अब तक की सबसे बड़ी डील फाइनल हुई है। अरे अब भी समय है, कुछ तो शर्म कर लो। जाने दीजिए ना दादी, आज बहुत खुशी का दिन है। पापा जी और माँ जी, आप लोग बाहर जाकर जश्न मनाइए और मैं सबके लिए बढ़िया सी खीर बना कर लाती हूँ। और इस तरह से पहली बार वो लोग बड़े ही प्यार से गौरी के हाथ की खीर खाते हैं। फिर एक दिन जब अचानक से दादी की सेहत खराब हो जाती है, तभी डॉक्टर उन्हें फौरन अस्पताल भर्ती कर लेते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ है दादी को? वो हमारे साथ और कितना समय के लिए रहेगी? वो चली तो नहीं जाएगी ना? आपकी दादी जी को पहले से ही दिल की बीमारी है, लेकिन अब तो उनकी किडनी भी खराब हो चुकी है। अगर आप किसी में से कोई अपनी किडनी डोनेट कर दे तो शायद दादी जिंदा रह सकती हैं। क्या? इसका मतलब माँ जो बस हमारे साथ कुछ ही दिनों की मेहमान थी, वो अब नई किडनी लगाने के बाद ही जिंदा रह सकती है? यस शाश्वत, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये बड़ी ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और ये रेयरली होता है कि दिल की बीमारी जो जान लेने वाली थी वो अब ठीक हो चुकी है, लेकिन अब उनकी किडनी खराब हो चुकी है। अब सभी किडनी देने के लिए आपस में बातचीत करने लगते हैं। माँ जी के लिए मैं किडनी दे दूंगी। हाँ शाश्वत, अगर हमारी किडनी देकर वो हमारे साथ बची हुई जिंदगी निकाल सकती हैं, तो मैं ये बलिदान खुशी खुशी दे सकती हूँ। आई नो शाश्वत, हमेशा से माँ जी और मेरा रिश्ता खटास से भरा रहा है, लेकिन हाँ, माँ जी ने हमेशा मुझसे प्यार ही किया है। और जहां जहां मैं गलत थी वहीं पर डांटा है मुझे। इसलिए मैं अब उनके लिए ये जरूर करूंगी। नहीं माँ, आपको ये बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं करूंगी अपनी किडनी डोनेट। दादी मेरी धड़कन है। उन्होंने तो मुझे आपसे और पापा से भी ज्यादा प्यार किया है, इसीलिए उन्हें किडनी तो मैं ही दूंगी। नहीं साधना, तुम ये मत करो। तुम बहुत छोटी हो। मैं दूंगा दादी को किडनी। नहीं बच्चों, तुम दोनों को इतना बड़ा बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ को किडनी मैं डोनेट करूंगा। नहीं पापा जी, आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है कि दादी को किडनी तो मैं ही दूंगी। और वैसे भी एक किडनी पर रहकर अगर मैं मर भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई मेरी परवाह थोड़ी ना करता है। इसीलिए ये बलिदान मैं करूंगी, वो भी खुशी खुशी। आप सबकी जिंदगी इतनी सुंदर है, इसीलिए आप लोग ये बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो पहले से ही गरीब हूँ, इसीलिए मेरी जान चली भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गौरी की ये बातें सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है और वो सब बहुत भावुक हो जाते हैं। तभी वहां पर दादी आती हैं। देखा, आ गए ना इन आंखों में आंसू। अरे गौरी तो है ही ऐसी।
जो अच्छे अच्छों को बदल दे। और उसने हमेशा निस्वार्थ भाव से तुम सबको चाहा, तुम सबकी बुराई में भी अच्छाई ढूंढी। लेकिन बदले में तुम लोगों ने उसे क्या दिया? अरे मैंने तो ये सब नाटक किया था। मुझे ना तो कोई दिल की बीमारी हुई थी, ना मेरी कोई किडनी खराब है। क्या? हाँ, अरे तुम सब लोग तो एक नंबर के पागल हो। दिल की बीमारी अचानक से ठीक कैसे हो सकती है? और अचानक से मेरी किडनी खराब कैसे हो सकती है? ये सब एक झूठ था। लेकिन दादी, आपने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? हाँ दादी, हम लोग कितना डर गए थे, क्योंकि इसी नाटक के चलते तुम लोगों ने मेरी आखिरी ख्वाहिश को स्वीकारा और इस बिगड़ते घर को मैं बचाना चाहती थी, सबको एक साथ लाना चाहती थी। लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। पर जब से मैंने गौरी को देखा, तब मुझे इसमें हमारे घर की बहू दिखाई दी, जो हमारे घर को जोड़ सकती थी। और इसीलिए मैंने ये आखिरी ख्वाहिश रखी कि तू और मोहन शादी कर ले। और वही हुआ। लेकिन आज देख, वो लोग जो बस अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते थे, वो आज मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने के लिए लड़ रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में एक साथ है। और अभी जाकर मेरा मकसद पूरा हुआ है गौरी। तूने हमारे इस पक्के मकान को घर बना दिया और इसके लिए तेरा बहुत धन्यवाद। वैसे सच कहूं माँ जी, तो आपने ये नाटक करके बिल्कुल सही किया है। अगर आप ये नाटक नहीं करती, तो हम सबको इस बात का एहसास कभी नहीं होता कि इंसान का दिल अमीर होना चाहिए, फिर वो चाहे झोपड़ी में रहता हो या महल में रहता हो। अगर वो इंसान दिल से धनवान नहीं, तो वो इंसान किसी काम का नहीं। हाँ गौरी, तुमसे हमने सीखा है कि रिश्ते पक्के होने पर ही पक्का मकान होता है, वरना वो तो बस नाम का ही पक्का मकान होता है। तुम्हारा मायका जो 3 मंजिला झोपड़ी में रहता है, वो सब इतनी गरीबी में भी कितने एकजुट होकर रहते हैं, खुशी से साथ रहते हैं। उनका कच्चा मकान होने के बावजूद भी उनके रिश्ते पक्के हैं। हाँ पापा, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने लोगों को ग्रांटेड ले लेते हैं। बाहर वालों से तो बड़ी ही अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन घर वालों से ठीक से 2 मिनट भी बात नहीं करते। घर आए और अपने कमरे में चले गए और बस हो गया। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है, कल बात कर लेंगे, अगले महीने ट्रिप पर जाएंगे, ये बाद में कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे। लेकिन इन सब में समय कब हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें अपने परिवार को हर चीज से पहले रखना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो। इसीलिए थैंक यू सो मच गौरी, हमें ये सीख देने के लिए। और हमें माफ कर दो गौरी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो तो तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुमने कभी भी किसी बात का बुरा नहीं माना, पर फिर भी आज हमें अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदगी हो रही है। फिर सभी गौरी से माफी मांगते हैं और वो उन्हें माफ भी कर देती हैं, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ में रहने लगता है।